आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। तो दोस्तों, आज मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे कांटेक्ट में होता है और जब हम उसको मूव करते हैं आगे की तरफ, तो उसकी रफ नेचर की वजह से एक उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स एक्ट करती है जो सरफेस उस ऑब्जेक्ट पे लगाता है, उस सरफेस पे लगाता है जो उसके साथ कांटेक्ट में होता है, जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। लेट अस सपोज अगर ऑब्जेक्ट मेरा आगे की तरफ मूव कर रहा है तो जो फोर्स लगेगी वो पीछे लगेगी, उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो मैं एक बार आपको डायग्राम से समझा देता हूँ फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। लेट अस सपोज ये आपका एक ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड। इसमें कोई एयर मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, इस पर कोई एयर मास का ब्लॉक रखा हुआ है। जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाएंगे वहां से, कैपिटल एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होता है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो सरफेस है जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ये आगे मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ग्राउंड है इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगाएगा जो कि पीछे की तरफ लगाएगा। मतलब इसका रिलेटिव मोशन कहाँ होगा? सरफेस आगे की तरफ होगा। तो जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? पीछे की तरफ लगेगी। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ओके दोस्तों, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, इट इज द फोर्स एक्टिंग वाया सरफेस ऑन अ बॉडी टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ओके, तो ये जो वो फोर्स होती है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम इस डायग्राम का एफवीडी ड्रॉ करें, हम ये देखें इसमें कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, तो अगर मैं इसका एफवीडी ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले तो इसका एक वेट, अगर मैं एफवीडी ड्रॉ करूंगा इसका एफवीडी, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज W बराबर mg। और ये जो सरफेस है इसको एक नॉर्मल की तरफ देगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल देगा, इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका n मींस नॉर्मल फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज वेट। ओके दोस्तों, और एक आगे की तरफ फोर्स है, दिस इज एक्सटर्नल और अप्लाइड फोर्स, और इसको अपोज करने के लिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब जो ये ब्लॉक है इसका मूवमेंट कहाँ होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा। ये वाई में तो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वाई का जो फोर्स रहेगा वो बैलेंस रहेगा, मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर रहेगा। तो अगर मैंने वाई का फोर्स, नेट फोर्स इन वाई को अगर मैंने 0 कर दिया, तो ऊपर वाला फोर्स मतलब n बराबर आपका mg आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने F माइनस इंटू एफ दैट इज ma, मतलब सेकेंड लॉ लगाया, न्यूटन का जब मैंने सेकेंड लॉ लगाया इन x डायरेक्शन, और मैंने ये देखा कि जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव करने वाला होगा उस वक्त उस लिमिटिंग पोजीशन पर a की वैल्यू 0 होगी। मतलब जो ब्लॉक है अभी मूव नहीं किया, अबाउट टू मूवमेंट है उसका, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो जो f हो गया वो किसके बराबर हो गया? फ्रिक्शन के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? फ्रिक्शन के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई मेरे कि जो f होता है वो किसके बराबर होता है? फ्रिक्शन के बराबर होता है। कब? जब वो मूव करने वाला होता है, मतलब अबाउट टू मूव करने वाला होता है। तो उस फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो F लिमिटिंग होगा, मतलब लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये आपका म्यू टाइम्स ऑफ n होता है। क्या नाम? म्यू टाइम्स ऑफ n होता है। और जबकि जो म्यू होता है इसको म्यू एस बोले तो ज्यादा बेहतर है, वेयर म्यू एस इज द स्टैटिक कोफिशिएंट
स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और एम का वैल्यू जब मैंने यहां रख दिया तो ये बन गया म्यू एस एम जी। ओके, म्यू एस एम जी। तो दोस्तों मेरा जो एफ की लिमिटिंग वैल्यू क्या बन गई, म्यू एम जी। ओके दोस्तों, क्या बन गई, म्यू एम जी। क्लियर। अब आगे हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है, लगने वाला जो कैपिटल एफ है, अप्लाइड फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड और एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन एक्ट करता है। अगर अप्लाइड फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो गई, मतलब म्यू एम जी से ज्यादा हो गई, तो लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होता है, दैट इज म्यू एस एम जी। ओके, क्या होगा, म्यू एस एम जी। तो यहां से दो केस बन गए, इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग। ओके दोस्तों, तो जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा अप्लाइड वो किसके बराबर होगा, एफ लिमिटिंग, दैट इज म्यू एम जी। ओके, म्यू एम जी। अगर एफ, दिस इज केस फर्स्ट, अब केस सेकंड, अगर लगने वाला एफ लेस देन, अच्छा इक्वल टू में भी ये होता है, लेस देन एफ, लगने वाला एफ, ओके, लेस देन एफ लिमिटिंग, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। ओके दोस्तों, तो यहाँ से मैंने क्या सीखा दोस्तों, मैंने यहाँ से ये सीखा, जब कोई ब्लॉक अगर उस पे लगने वाला जो अप्लाइड फोर्स है अगर लिमिटिंग वैल्यू या उससे ज़्यादा है, तो लगने वाला जो अप्लाइड फोर्स है अगर उसका मैग्नीट्यूड एफ लिमिटिंग या उससे ज़्यादा वैल्यू है, तो जो लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एफ लिमिटिंग के बराबर होता है। अगर उससे कम है तो लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल करूँगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, और उससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।